Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are reading chapter 2 of your civics books and the title of the chapter is Federalism. In the previous video, we had studied what is federalism and today we will see what makes India a federal country. हमने पिछले वीडियो में देखा कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि सेंट्रल में और बाकी की उसकी छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं वो सारी मिलकर के पर रूल करती हैं, देश को चलाती हैं। अब हम आज देखेंगे कि हमारे भारत में जो फेडरल सिस्टम है वो किस तरह का है और हमारे भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो किस तरह से बना, क्या क्या चीज़ें बनाई। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the power sharing arrangement in our country? हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं। तो हमारे देश का सिस्टम किस तरह से है, कैसे हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करते हैं हमारे देश में, ये देखेंगे। क्योंकि हमने बेल्जियम और श्रीलंका में देखा कि जो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे मेजॉरिटी के, उनके हाथ में पावर दे देने से कितनी ज़्यादा वहाँ पर डिफरेंसेस हुई हैं। तो चलिए हम नोट्स में समझते हैं। So children, let's start the notes from here. What makes India a federal country? क्या चीज़ें जो है वो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं, संघवाद देश, संघ वाला देश बनाती हैं। The Constitution declared India as the Union of States. The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing the Union of India and the state government. Later, the third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. The constitution contains three lists: union list, state list and concurrent list. In the union list includes subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency. State list contains subjects of states and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. And third list, concurrent list, it includes subjects of common interest to both the union government such as education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. Children, इस जो चीज़ें हैं हमारे देश में फेडरलिज्म है किस तरह का है। हमारा देश, सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो देश है वो छोटे छोटे राज्यों का यूनियन है, छोटे छोटे राज्यों को मिला करके हमारा देश बनाया गया है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टू टियर सिस्टम के साथ काम करता है, मतलब हमारे देश में टू टियर गवर्नमेंट होती हैं। एक तो यूनियन गवर्नमेंट या फिर उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे देश की यूनियन को रिप्रेजेंट करती है, और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारे मिल करके वगैरह के हैं वो सारे वर्क्स को देखते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो थोड़ा समय बीतने के बाद ज़रूरत महसूस हुई कि जो फेडरलिज्म है वह चलने में कुछ और ऐड करना ज़रूरी है, तो बाद में थर्ड टियर को ऐड किया गया और वह बना पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है फिर उसने वो सभी के काम डिवाइड कर दिए कि किस तरह से कौन सा सेंट्रल की गवर्नमेंट के अंडर में क्या काम आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में क्या काम आएंगे, कंकरेंट लिस्ट में क्या काम आएंगे, तो ये सारे। तो सबसे पहले जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट मीन्स जिसमें ज़्यादातर सेंट्रल के जो मैटर होते हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा की बात है, फॉरेन अफेयर्स की बात है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशंस हैं, करेंसीज हैं, ये सारे किस में आते हैं, यूनियन लिस्ट में, जिसके देख रेख का काम पूरा किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर स्टेट लिस्ट आती है जिसमें पूरा काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और उसमें जैसे कि लोकल की चीज़ें हैं, जैसे पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती हैं। फिर कंकरेंट लिस्ट
लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जो कि दोनों के लिए कॉमन हो, सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी। तो उसमें आ जाती है यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जो कॉमन अफेयर्स होंगे वो आएंगे, जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिजेस हैं, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये सारी चीज़ें। अब आप सोचेंगे कि जब ये लिस्ट बन चुकी तो उसके बाद जो नई नई चीज़ें आ गई कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ जाती हैं, अभी बाद में संचार क्रांति आई, तो ये सारी चीज़ें फिर किस में ऐड होती हैं, फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐड हो जाती हैं, जो नई चीज़ें फिर आती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अब फेडरलिज्म तो हमने बना लिया, सिस्टम बना लिया, सारा काम भी बांट दिए, अब ये प्रैक्टिस में कैसे आया। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो ज़रूरी तो हैं, लेकिन क्या हुआ, ये पर्याप्त नहीं है हमारी फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए, संघवाद की सक्सेस के लिए पर्याप्त नहीं है। अब हमारा जो फेडरलिज्म, हमारा देश फेडरलिज्म की तर्ज पर काम करता है, लेकिन उसे रिटन में नहीं दिया गया है कि ये संघ देश है, लेकिन हाँ उसी के बेसिस पर उसके सारे कामों को जो है वो डिवाइड किया गया है। फिर है द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की भारत में, वो कैसी है, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स जो है हमारे देश में, उसका जो नेचर है, मींस जो लोग डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स किस तरह से कर रहे हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ देख रहे हैं या दूसरों का भी, तो ये सारा जो मिल कर के जब सभी ने काम किया, तब वह फेडरलिज्म की बात को, फेडरलिज्म की सक्सेस को पुख्ता करता है। अब देखिए, इसके लिए बहुत सारी ऐसे डिफरेंसेस हैं हमारे देश में, जिसकी वजह से जो फेडरलिज्म है इसको सक्सेस होने में प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, फिर लैंग्वेज डाइवर्सिटी के साथ साथ और भी दूसरी है रीजनल डाइवर्सिटीज़ है, फिर रिलीजन डाइवर्सिटी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए दिक्कत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने क्या किया कि चलो हम क्या करते हैं, हम उसको स्टेट रीजन वाइज या लैंग्वेज वाइज डिवाइड कर देते हैं, और उससे निश्चित ही सफलता प्राप्त हुई है फेडरलिज्म के लिए। चलिए देखते हैं कैसे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. Many old states have vanished and many new states been created. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same states. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. अब देखिए, हमारा देश जो था, सबसे पहले इसमें बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है हमारे देश में, लगभग 121 लैंग्वेज तो वो ऑफिशियल है, और उसके बाद छोटी बड़ी सब मिला करके 1300 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी का परसेंट 44 ही है, मतलब हिंदी बोलने वाले सिर्फ 44 है और इंग्लिश बोलने वाले 0.02 लोग हैं। तो और बाकी आप सोच लीजिए कितनी सारी लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती। तो अब इसको हम इतनी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले जो देश है, उसको किस तरह से हम एक फेडरलिज्म के लिए तैयार करें। तो उसका सबसे पहले क्या किया गया कि जो हमारा देश था उसे लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया गया। बहुत सारे जो स्टेट्स थे उनको समाप्त कर दिया, उनकी बॉर्डर्स को समाप्त कर दिया, और नए नए स्टेट्स जो हैं वो बढ़ा के घटा के बनाए गए लैंग्वेज वाइज, ताकि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक एरिया में आ सकें। हालांकि इसके लिए बहुत सारे जो लीडर्स थे वो चिंतित थे कि इससे हमारे देश डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इससे फ़ायदा ही हुआ। 1947 में बहुत सारी बाउंड्रीज जो थी हमारे देश की, उन स्टेट्स की बाउंड्रीज जो थी हमारे देश में, उनको चेंज किया गया, और इसके बाद इंश्योर किया गया कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो सेम स्टेट में चले जाएं, और एक एरिया है वहाँ पर लोग उसी स्टेट में रह सकें। तो इससे हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा हुआ। लैंग्वेज पॉलिसी,
अब पॉलिसी क्या है? द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस of national language to any one language. Hindi was identified as the official language. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. अब देखिए सर, जब लैंग्वेज पॉलिसी की बात है कि हमारे यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी कैसी है, तो बहुत ज़्यादा लचीली है हमारे यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी. जब फेडरलिज्म की बात हुई कि अब पहले तो रीजन वाइज डिवाइड किया गया, फिर अब ये बात हुई कि लैंग्वेज वाइज क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज पॉलिसी लाया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 में यही डिसाइड हो गया था कि अब इंग्लिश को हमारे देश से ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन तेलंगाना के लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और फिर उसके बाद हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने उसको बहुत ही लचीलेपन से लिया और इसके लिए उन्होंने बोल दिया कि हाँ, इंग्लिश भी हमारे देश में चलेगी. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेशनल लैंग्वेज हिंदी को देता है, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हिंदी को देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राज्यों को ज़बरदस्ती हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया जाए. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह इस बात के लिए एग्री हो गई कि कुछ जो काम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो दूसरी लैंग्वेज जो जानते हैं उसमें वो जैसे गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट वगैरह है तो वो अपनी सेकंड लैंग्वेज यदि चूज़ करते हैं कि हम इस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे तो वो उनका मान्य किया जाता है. और जो प्रमोशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में हिंदी का, वो बहुत ज़्यादा किसी को प्रेशराइज करके नहीं करवाया जाता है. स्टेट्स है वो अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए फ्री होते हैं वहाँ के लोग. चलिए, अब सेंटर और स्टेट का रिलेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है फेडरलिज्म के लिए कि कैसा रिलेशन है. तो रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन strengthened in practice. In 1990, there was the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition government at the center, since no single party got a clear majority in the Lok Sabha. The major national parties has led to enter into an alliance with many parties. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. अब सेंटर और स्टेट का रिलेशन यदि अच्छा होगा तभी काम अच्छा होगा, लेकिन 1990s के पहले तक ऐसा नहीं होता. तो जो सेंट्रल की गवर्नमेंट होती थी वह कुछ भी तरीके से जो स्टेट की गवर्नमेंट थी कई बार तो उनको गिरा भी देती थी, लेकिन 1990 के बाद फिर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ आई उनका स्टेट्स पर काफ़ी ज़्यादा अधिकार होने लगा और उसके बाद से वो जो है दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होने लगा. पहले क्या होता था 1990 के पहले कि केंद्र में यदि दूसरी सरकार है और राज्यों में दूसरी है, तो केंद्र वाले कोशिश करते थे कि राज्यों की सरकार गिर जाए और उन्हें फैसिलिटीज़ देने के लिए अवॉइड करते थे, ये सारी चीज़ें. लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोalition गवर्नमेंट बनी सेंटर में, क्योंकि किसी भी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा मत नहीं मिले तो सभी को मिल कर के गवर्नमेंट बनानी पड़ी. और इसकी वजह से जब सभी ने मिल कर के गवर्नमेंट बनाई तो सभी की मर्ज़ी वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गई. चीज़ ने हमारे देश का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको फिर थोड़ा स्वतंत्र बनाया और हमारे देश का जो फेडरलिज्म है उसको सक्सेस बनाने में हेल्प की. Federal power sharing is more effective today than it was in early years after the constitution came into force. अब फेडरल पावर शेयरिंग जो है आज के समय में पहले के समय से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. जो स्टेट्स हैं वो भी फ्रीली काम कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीली तो नहीं, लेकिन हाँ जो है वो कुछ डिसीजंस जो है वो अपने उससे ले पाते हैं. इसके साथ साथ वो इस सेंट्रल को भी और स्टेट्स को भी जो भी टैक्सेस वगैरह लेने का जो अधिकार होता है वो उनको वो स्वयं से ले सकते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. वी नोटेड above that federal government has 2 or more tiers of government, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. Federal power sharing in India needs another tier of government. This resulted in a third tier if the government called local government. When power is taken away from central and state government, it is called decentralization.
As the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. A major step towards decentralization was taken in 1992. The rural local government is popularly known by the name Panchayati Raj. This is council consisting of several ward members, often called Panch, and the president or a Sarpanch. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. It is the decision making body for the entire village. All the Panchayat Samiti or Mandals in a district together constitute the Jila Parishad. Local government bodies exist for urban areas as well. Big cities are constituted into municipal corporations. This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the वर्ल्ड। तो चिल्ड्रन, जब सेंट्रल की और स्टेट गवर्नमेंट बनी हमारे देश में, 2 टीयर की गवर्नमेंट थी, उसके बाद भी जो व्यवस्थाएं थी उसमें दिक्कत आ रही थी, तो फिर से संविधान में संशोधन किया गया और फिर 3rd टीयर बनाया गया। और 3rd टीयर में जो है फेडरल पावर शेयरिंग जो थी उसको किया गया और गवर्नमेंट की कुछ पावर्स जो है वो 3rd टीयर को प्रदान की गई। पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अलग हो, दूर हो, तो वह डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसमें ये फ़ायदा होने लगा कि जो लोग थे, सिटीजन्स थे, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने लगे, डिसीज़न मेकिंग वो लोग डायरेक्टली उसमें करने लगे। 1992 में ये जो है ये बड़ा स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन का, जो पावर है ये शेयर कर ली जाएंगी लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो फिर बहुत ज़्यादा फेमस हुई और उसका नाम दिया गया पंचायती राज। बहुत सारे और दूसरी काउंसिल भी बनाई गई, जैसे कि वार्ड मेंबर्स, फिर पंच, सरपंच, प्रेसिडेंट, ये सारे चुनाव किए जाने लगे और लोकल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखा जाने लगा उनके द्वारा। और ये सारे लोग जो है ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा, या तो वार्ड में या विलेज में। जैसे कि आप देखते हैं वार्ड के चुनाव होते हैं, गाँव में भी पंच और सरपंच के चुनाव होते हैं, इस तरह से। तो ये सारी जो है ये बॉडीज़ क्या करती हैं, डिसीज़न मेकिंग कर लेती हैं पूरे गांव। जैसे मान लीजिए कोई विलेज पंचायत है तो वो पूरे गांव के बारे में डिसीज़न मेकिंग का अधिकार उसके पास होता है। इसी तरह से पंचायत समिति, मंडल, ये सारे बनाए गए और ये सब मिला करके देखिए, पंचायत समिति, मंडल, ये मिल करके एक डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद बनाते हैं। और लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो अर्बन एरिया में ये होती हैं जिला परिषद। जिला से ही आप समझ जाइए कि जिला परिषद कहाँ होंगी, अर्बन एरियाज़ में। और बड़ी सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। और यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम लोकल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। और हम ऐसा एक्सपेरिमेंट दुनिया में और शायद कहीं भी ना हो। और इसने हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, इसको सक्सेस करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। तो चिल्ड्रन, आज हमने देखा कि क्या चीज़ें हमारे देश को फेडरलिज्म के लिए सक्सेस करने के लिए प्रभावित करती हैं। फिर हमने देखा कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाने के लिए लैंग्वेज वाइज चेंजेस लाए गए, स्टेट वाइज चेंजेस लाए गए, सारे चेंजेस हमारे देश में लाए गए। और इसके बाद हमने ये देखा कि सेंट्रल स्टेट का रिलेशन किस तरह से होता है। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया ताकि हमारे देश जो है वो सक्सेस हो सके। तो चिल्ड्रन, आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट विथ द अनदर चैप्टर।